IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। देश दिन भर में हमारे रिपोर्टर्स आपके शहर की हर जरूरी खबर लेकर तैयार है। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं अमिताभ सिन्हा, मुंबई से विवेक गुप्ता, लखनऊ से अनुराग त्रिपाठी और पटना से हमारे साथ हैं प्रभाकर कुमार। देश दिन भर में खबरों में आगे सिलसिला बढ़ाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार अपने 130 विधायकों के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले नीतीश कुमार और उनके 130 विधायकों का काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंचा है। नीतीश के साथ जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ये भी हैं और शाम 6 बजे नीतीश कुमार बिहार भवन से निकले, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के घर पहुंचे, उनके साथ तमाम विधायक थे। इसके बाद नीतीश कुमार गाड़ी में बैठकर राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए। उनके तमाम विधायक बस में बैठकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। आप जानते हैं कि नीतीश जल्द से जल्द बिहार विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी की ओर से हो रही देरी से विधायकों की खरीद फरोख्त का मौका मिल सकता है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है आज और विधायक दल का नेता चुने जाने को फैसले को अवैधानिक बताया है। कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दी है। और अब दिल्ली की खबरों के लिए सीधे चलते हैं अमिताभ सिन्हा के पास। जी अमिताभ। धन्यवाद आकाश। दिल्ली में आज दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मुलाकात की और बैठक में माना जा रहा है कि दिल्ली के विकास को लेकर सहयोग पर चर्चा हुई है। मुलाकात में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने नायडू से कई मसलों पर बातचीत की। बातचीत में दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा, राजधानी में और स्कूल खोलने के लिए जमीन और पार्किंग की समस्या जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा गांव देहात की जमीन और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के बारे में भी दोनों ने केंद्रीय मंत्री से चर्चा की। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार जमीन और पुलिस के मामले में केंद्र सरकार पर निर्भर है। जमीन के साथ जुड़े कुछ विषयों के संदर्भ में और ग्रामीण इलाका में जो गाँव शहर में विलय हो गया उसका संबंध में और कुछ स्कूल्स और जो पार्किंग प्लेसेस वगैरह इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। जहां तक केंद्र का संबंध है, केंद्र के द्वारा जो संभव होगा पूरी सहायता देने के लिए मैंने उनको आश्वासन दिया है। वेंकैया नायडू से मुलाकात के बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। मनीष सिसोदिया के मुताबिक केंद्रीय मंत्री से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बात हुई। दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अपनी जीत के बाद कल अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 14 फरवरी को शपथ होगी। अरविंद केजरीवाल 14 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के दौरान भारी भीड़ के उमड़ने की आशंका के मद्देनजर दिल्ली प्रशासन की तरफ से जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने रामलीला मैदान का दौरा किया। रामलीला मैदान में साफ सफाई का काम जारी है, बांस बल्लियां लगाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल शपथ ग्रहण से पहले रोड शो भी कर सकते हैं और शपथ ग्रहण के बाद बापू की समाधि राजघाट भी जा सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल 14 फरवरी को ही केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। 2 करोड़ चंदा मामले में आम आदमी पार्टी को आयकर विभाग का नोटिस मिला है। चुनाव में प्रचार के दौरान अवाम नाम के एनजीओ ने इस 2 करोड़ के चंदे के घोटाले को उजागर किया था। आम आदमी पार्टी को आयकर विभाग के नोटिस का जवाब 16 फरवरी से पहले देना होगा। पार्टी ने माना कि उन्हें आयकर विभाग से नोटिस मिला है और वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वो सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान आवाम नाम के एक एनजीओ ने एएपी पर आरोप लगाया था। एनजीओ ने 4 कंपनियों का नाम बताते हुए दावा किया था कि जिन 4 कंपनियों ने एएपी को 2 करोड़ का चंदा दिया था वो फर्जी हैं और झोपड़ी से चलाई जाती हैं। सभी बोगस कंपनियां हैं और पैसा हवाला के जरिए लिया गया है। एएपी के अलावा आयकर विभाग ने कांग्रेस को भी चुनाव के दौरान लिए गए 10 लाख के चंदे की पूरी जानकारी मांगी है। अब इसका जवाब हमारे ट्रेजरर देंगे, हमारे राष्ट्रीय सचिव देंगे। लेकिन थोड़ा सा अजीब उसमें मैंने जो प्रारंभिक मुझे सूचना मिली है कि कौन चेक लेकर आया, ये पूछने का अधिकार तो इनकम टैक्स को है नहीं। तो अगर ये किसी विशेष कारण से हो रहा है तो
तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मैं चाहूंगा कि तीनों पार्टियां, जो भी राजनीतिक पार्टी, सबके चंदे की जांच हो। हम तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए कि एक SIT बने, सबका चंदे की जांच। दिल्ली चुनाव में हार के लिए अकाली दल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अकाली दल के नेता MS सिरसा ने कहा है कि बीजेपी नेताओं के बड़े बोल दिल्ली के वोटरों को नहीं भाए, तभी पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद एनडीए नेताओं ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। अकाली दल के नेता MS सिरसा ने कहा है कि बीजेपी नेताओं की असंसदीय भाषा का प्रयोग करना पार्टी को भारी पड़ा है। बीजेपी नेता साध्वी साक्षी के बयान दिल्ली चुनाव में पार्टी की करारी हार के जिम्मेदार हैं। चुनाव से पहले साध्वी के बोल दिल्ली वालों को अच्छे नहीं लगे। उन्होंने कहा कि इसे नरेंद्र मोदी की हार कहना गलत होगा। मतदाताओं को बीजेपी का अच्छा काम नहीं दिखा। कि जो ये साध्वी द्वारा या किसी और संत महात्माओं द्वारा इस तरह की बयानबाजी देना, बच्चे पैदा करो, ज्यादा करो, कम करो, धर्म परिवर्तन की बातें करो, रामजादा और कुछ इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करना, यह दिल्ली के लोगों के गले नहीं उतरा। इससे पहले शिवसेना ने आम आदमी पार्टी को जीत के लिए बधाई दी थी। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी भी लहर से बड़ी सुनामी होती है, इसे दिल्ली की जनता ने दिखा दिया। अब महाराष्ट्र की खबरों के लिए चलते हैं विवेक गुप्ता के पास। दिल्ली में बीजेपी की करारी हार के बाद शिवसेना ने बीजेपी पर हमला साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी की हार को मोदी की हार बताया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में दिल्ली की हार को मोदी की हार बताया गया है। सामना में लिखा गया है कि दिल्ली में आपकी झाड़ू ने बीजेपी का कचरा कर दिया। पूरे देश में विजय पाने के बाद मोदी दिल्ली में आकर हार गए और अब तो पीएम मोदी का ठिकाना भी दिल्ली में है, फिर भी वो दिल्ली को नहीं बचा सके। सामना में पीएम मोदी पर जमकर वार किए गए। लेख में लिखा है कि बीजेपी को इतनी कम सीटें मिली हैं जो उंगलियों पर भी गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेख में लिखा है कि मोदी का ब्रह्मास्त्र इस बार नहीं चला। मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सियों पर नजर रखना अब आसान होगा। महाराष्ट्र सरकार ने महानगरी मुंबई में जितने भी ऑटो रिक्शा और टैक्सी हैं, उस पर GPS सिस्टम लगाने का आदेश दिया है। मुंबई में जल्द ही टैक्सियों और ऑटो रिक्शा पर नजर बनाए रखी जा सकेगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि सभी टैक्सियों और ऑटो रिक्शा में GPS सिस्टम लगाए जाएंगे। परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी टैक्सियों और ऑटो में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा, जिससे ये पता चल सके कि कौन सा वाहन कहां पर है। इसके अलावा विधान भवन के सामने टैक्सी स्टैंड पर जाकर परिवहन मंत्री ने शेयर टैक्सी में चालक के बगल वाली सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने की योजना की अधिकृत शुरुआत की। पिछले दिनों परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर मुंबई में चलने वाली काली पीली शेयर टैक्सियों की फ्रंट सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने की घोषणा की थी। परिवहन मंत्री के इस निर्णय का यात्री संगठनों ने स्वागत किया है। बिहार और झारखंड के लिए खबरों के लिए चलते हैं अपने संवाददाता प्रभाकर के पास। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झटका दिया है। अदालत ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुने जाने के फैसले पे रोक लगा दी। कोर्ट ने नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता बनाए जाने की प्रक्रिया को अवैध ठहराते हुए गवर्नर के फैसले का इंतजार करने को कहा है। कोर्ट ने ये निर्देश मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थक की दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में नीतीश कुमार के दोबारा विधायक दल के नेता चुने जाने पर आपत्ति जताई गई थी। बता दें कि शरद यादव ने कुछ दिन पहले विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें विधायकों ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। आज वो जेडीयू लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जेडीयू लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता ऑलरेडी जीतन राम मांझी साहब हैं और उन्हें किसी भी संवैधानिक तरीके से अपने पद से चुनाव नहीं हुआ है। उस चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा, उस चुनाव का कोई मतलब नहीं। वहीं गृह मंत्रालय ने नीतीश के विशेष सत्र बुलवाए जाने की मांग पर अटॉर्नी जनरल से सलाह मांगी है। आपको बता दें कि जेडीयू और आरजेडी की मांग है कि बजट सत्र से पहले बहुमत साबित करने के लिए विशेष सत्र करवाया जाए। झारखंड में झारखंड विकास मोर्चा के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी में सभी 6 विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ली। झारखंड विधानसभा में जेवीएम के कुल 8 विधायक थे। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम के 6 विधायक बागी हो गए हैं। इन विधायकों ने जेवीएम का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। आज सभी 6 विधायक झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। इन विधायकों में नवीन जायसवाल, रणधीर सिंह, जानकी यादव, अमर कुमार, गणेश गंझू और आलोक चौरसिया शामिल हैं। सभी 6 विधायकों ने कल ही विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दे दी थी।
81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में अब बीजेपी के 43 विधायक हो गए हैं। इससे पहले बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के 4 विधायकों को निलंबित करने के लिए स्पीकर को पत्र भेजा था। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी अनुराग त्रिपाठी के पास। देवरिया में 150 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। आरोप है कि इन शिक्षकों ने फर्जी मार्कशीट के सहारे नौकरी हासिल की है। शिक्षा विभाग में हुए इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। दरअसल 300 से अधिक शिक्षा मित्रों को सरकारी टीचर के तौर पर नियुक्त किया गया था और उन्हें बाकायदा स्कूलों में तैनात भी कर दिया गया था। लेकिन जब सरकार ने शिक्षा मित्र से अध्यापक बने इन लोगों की मार्कशीट्स की जांच की तो 161 अध्यापकों की हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट फर्जी पाई गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी के मुताबिक अभी कुछ और अध्यापक संदेह के घेरे में है, जिनके खिलाफ जाँच जारी है और इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। 70 हाई स्कूल में और 91 इंटर में जो उनके अंक पत्र पे संदिग्ध पाए गए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है FIR और रिकवरी कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोन मानदेय अब तक विभाग से लिया उसको वापस लिया जाएगा। यूपी के गोरखपुर को नई ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। गोरखपुर से मुंबई तक चलने वाली इस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखा दी गई है। इस मौके पर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। गोरखपुर से मुंबई जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने एक और ट्रेन की सौगात दी है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया गया। जनसाधारण एक्सप्रेस को फूलों से सजाया गया था। इस मौके पर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि गोरखपुर की जनता के लिए ये जरूरी था। बधाई देता हूँ। गोरखपुर को मुंबई तक जोड़ने के लिए एक जनसाधारण एक्सप्रेस मिलने पर खासतौर से माननीय रेल मंत्री को, महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे और रेलवे के अन्य सभी अधिकारियों को, जिन्होंने यहाँ की आवश्यकता को महसूस किया। मध्य प्रदेश की खबरों के लिए चलते हैं अब मेरे सहयोगी मनोज शर्मा के पास। मुरैना पुलिस ने 2 नाबालिग बहनों के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि एक लड़का एक के बाद एक 2 बहनों को भगा कर ले गया और उनके साथ बलात्कार किया। नाबालिग लड़कियों के घर वालों का आरोप है कि आरोपी उनकी बड़ी लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाकर बहला फुसलाकर भगा ले गया। कुछ समय बाद वो उनकी छोटी बेटी को भी भगा ले गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी दोनों बहनों को मथुरा ले गया, जहां दोनों के साथ बलात्कार किया। उसने छोटी लड़की को तो छोड़ दिया, लेकिन उनकी बड़ी बेटी को अपने साथ रखा। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को उसके पास से बरामद किया है। ये आरोपी सुरेंद्र माहौर के खिलाफ पंजीबद्ध था। इसने 2 बहनों को यहाँ से बहला फुसला कर ले गया था और इसके दोनों के साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया और इसके कारण जो है इनको गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के सतना में एक नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप मंदिर के पुजारी पर लगा है। आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। MP के सतना में मंदिर की आड़ में गलत काम किया जा रहा है। कोलगवा इलाके के शनि मंदिर में एक नाबालिग लड़के से छेड़खानी का मामला सामने आया है। मंदिर के ही बाबा पर आरोप है कि उसने स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के साथ पहले तो छेड़खानी की और फिर उसे डरा धमकाकर उसके पैसे छीनने की भी कोशिश की। पाखंडी बाबा की इस करतूत के बाद लड़के के घर वालों ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है और अब पुलिस आरोपी बाबा को तलाश रही है। शनि जयंती के एक दिन पहले भी बुलाया था, तो जब बताया कि और क्या, क्यों ब्लैकमेल, पैसा ऐसा दे, कुछ तो किया होगा, बताओ सही क्या है। तो उसने बताया शनि जयंती के एक दिन पहले काम के लिए बुलाए थे, तो उन्हें मेरे साथ गलत काम किया। जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसमें उसके आधार पर इसका प्रथम सूचना पत्र बास्को एक्ट के अंतर्गत और धारा 384 के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा है। देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। जयपुर में जापानी युवती से बलात्कार के मामले में पुलिस को खौफनाक हकीकत का पता चला है। पुलिस के मुताबिक लड़की का बलात्कार करने के बाद आरोपी अपने दोस्तों के साथ उसका गैंगरेप करना चाहता था। जापानी युवती से बलात्कार के मामले में पता चला है कि आरोपी अजीत सिंह ने गैंगरेप की साजिश रची थी। इस साजिश के तहत उसने पहले युवती के साथ बलात्कार किया, फिर उसे जबरन बाइक पर बैठाकर मौजमाबाद गांव ले गया और एक कमरे में बंधक बनाने की कोशिश की, जिसके बाद वो उसका गैंगरेप कर सके। युवती की मदद की गुहार पर गांव वाले इकट्ठा हो गए, लेकिन आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एक बार फिर घमासान के बादल मंडरा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने ललित मोदी को राहत देते हुए उनके खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। विरोधी गुट ने 11 अक्टूबर को ललित मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया था। अब कोर्ट ने इसे अवैध बताते हुए आदेश दिया कि 13 मार्च तक या तो विरोधी गुट नियमानुसार दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाए, नहीं तो ललित मोदी और उनकी टीम फिर आरसीए का जिम्मा संभाल सकती हैं और तब तक आरसीए का जिम्मा राजस्थान खेल परिषद के पास रहेगा। विरोधी गुट की ओर से मोदी की जगह कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए अमीन पठान ने कहा कि वो कोर्ट के आदेश के मुताबिक फिर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और मोदी को हटा देंगे। कि जो चेयरमैन स्पोर्ट्स काउंसिल हैं वो 1 महीने तक चार्ज और रखेंगे। अगर ये लोग सोचते हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं तो कल को कोई डिस्प्यूट ना हो, इनको हक है ये दोबारा ला सकते हैं, पर विधिवत कानून के रूप से लाना होगा। हम दोबारा से पुनः इस जो प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, उसको फॉलो करेंगे और स्पोर्ट्स काउंसिल की निगरानी में ये दोबारा से मीटिंग होगी।